सविता जी खुद को संभालते हुए भीतर से टूटकर भी ऊपर से सख्त हो गईं और 2 कदम पीछे हट गईं। मुस्कान ने पापा आलेख जी की तरफ देखा कि शायद वे कुछ कह दें, लेकिन वो तो बस वहीं खड़े रह गए, जैसे लफ्ज ही खत्म हो गए हों। उनके पास कहने को कुछ बचा ही नहीं था। वो आखिर क्या बोलते? सविता जी ने कपकपाती आवाज में कहा, एक बात अपने कान खोलकर सुन लो आलेख, मैं अभी तक अपने भाई भाभी की जुदाई का गम नहीं भूल पाई हूँ। अगर मेरे भतीजे अजय को कुछ भी हुआ तो इस बार मैं खुद अपने हाथों से तुम्हें जान से मार दूंगी, समझे? अपने गुस्से और दर्द की हद पार करती हुई वो बोली और एक नजर मुस्कान पर डालते ही वहां से मुड़ गई। मुस्कान की आंखों में सवाल, डर सब एक साथ भर आए। वह अब बाप की तरफ भी नहीं देख रही थी। उसके लिए तो आज का दिन किसी झटके से कम नहीं था। पहले महक का अचानक गायब हो जाना, फिर सामने उस हस्ती का आ जाना जिसके बारे में वह अब तक जानती भी नहीं थी कि वो कौन है, और ऊपर से अपने पापा आलेख जी की लगातार खामोशी ने उसके अंदर की टूटन को और बढ़ा दिया था। तभी आलेख के मोबाइल पर उनके खास आदमी की कॉल आने लगी, जिसे देखते ही वो तुरंत बाहर निकल गए, जबकि मुस्कान रोते हुए अपने कमरे की तरफ भाग गई। सुबह का धुंधलापन धीरे धीरे छट रहा था। महक अजय के कंधे पर सिर रख के लेटी हुई थी, उसकी शर्ट पहने हुए। बीती रात में दोनों के बीच जो हुआ उसमें अजय की तो अपनी मर्जी शामिल थी, लेकिन महक के लिए यह एक मजबूरी जैसी थी। पास रखी लकड़ियों की आग भी कब की बुझ चुकी थी। जंगल में इतनी खामोशी थी कि अचानक अजय की आंख खुल गई और उसने इधर उधर देखा। हवा ठंडी थी और रात के सारे मंजर उसके दिमाग में घूमने लगे। उसने अपने पास लेटी उस नाजुक सी लड़की को देखा जो उसके कंधे पर सिर रखे हुए थी। रात की सारी तीखी यादें उसके जेहन में घूमी तो अजय ने होंठ भींच लिए। उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि जब वो जागेगी तो कैसे रिएक्ट करेगी, लेकिन गलती उसकी भी तो नहीं थी। क्यों भागी वो? वह खुद को दिलासा दे रहा था कि आज वो जिस हालात में थी, अगर वो उसके पास नहीं आता तो शायद वो सदमे और ठंड से टूट जाती। और वैसे भी वो कौन सा खुशी खुशी उसके पास आया था, वो खुद ही उसकी ओर चली आई थी। जज्बात उस मोड़ पर पहुंच चुके थे जहां वो अकेला कसूरवार नहीं था। उसने हल्का सा सिर घुमाकर उसके चेहरे की ओर देखा। उसके चेहरे की मासूमियत उसे अजीब तरह से अपनी सी लगी। तभी उसके दिमाग में फिर वही कड़वे शब्द गूंजे, एक रात के लिए हो तुम, आलेख की बेटी हो तुम, घर बसाने लायक नहीं। उसका दिमाग फिर से नकारात्मक सोच की तरफ भागने लगा। वो खुद को धकियाते हुए रोक ही रहा था कि तभी महक की झपकती पलकों ने उसकी सोच तोड़ दी। जैसे ही वह हल्की सी हिली, धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगी। उसने खुद को देखा, वो सिर्फ अजय के कपड़े में थी। यह किसकी शर्ट है? महक का दिमाग अभी पूरी तरह जागा नहीं था। उसने धीरे धीरे सिर उठाया और अपने पास अजय को देखा तो उसके अंदर एक झटका सा लगा। उसे लगा जैसे अजय ने उसकी बात नहीं मानी, जैसे उसने रात को उसकी मजबूरी का फायदा उठा लिया हो। महक की आंखों से आंसू बहने लगे। वह झटके से उठकर बैठ गई और अगले ही पल अजय के ऊपर गुस्से से मुक्के बरसाने लगी। अजय घबराकर फौरन उठ गया और उसकी नाजुक कलाइयों को दोनों हाथों से पकड़कर रोक लिया। तुम्हारा दिमाग ठीक है? ये क्या बदतमीजी है? वह उसकी हालत देखकर हैरान था। माथे पर गहरी शिकने थी। तुम चीटर हो, धोखेबाज, झूठे। तुमने कहा था मेरी बात मानोगे, तुमने झूठ बोला। तुमने मेरे साथ क्या किया? बोलो। महक रोते रोते उस पर बरस रही थी। अजय गंभीर होकर उसकी आंखों में देखता हुआ बोला, तुम्हें क्या लगता है मैंने क्या कर दिया तुम्हारे साथ? उसकी आवाज कड़ी थी लेकिन नजरें पूरी तरह ठहरी हुई। महक खुद बेपरवाही में अजय के कपड़े पहने बैठी थी। उसका ध्यान इस पर नहीं था। वह घबराहट में क्या क्या सोच चुकी थी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें मार दूंगी, आई विल किल यू। वह फिर उस पर टूट पड़ी और इससे अजय संतुलन खोकर पीछे गिर गया और महक भी गिर पड़ी। पल भर को दोनों के चेहरे पास आ गए।
अजय की नजर अनायास उसके चेहरे पर चली गई, जहां रात भर की ठंड, थकान और तनाव साफ दिख रहे थे। तुमने मेरा यकीन तोड़ा, महक रोते हुए बोली। नहीं तोड़ा, अजय ने बहुत धीमे स्वर में कहा। उसकी आंखें महक की आंखों में टिकी थी। मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया महक, मैं तुम पर कभी हाथ नहीं उठा सकता। तुम बेहोश थी, कांप रही थी, ठंड में परेशान हो रही थी। मैं बस इतना कर पाया कि तुम्हें संभाल सकूं। तुम्हारे होश उड़ चुके थे महक ने गुस्से और दर्द से कांपते हुए कहा। झूठ मत बोलो, तुम रात को मेरे पास आए। अजय की आंखों में तकलीफ की एक तीखी परत उभर आई। और कौन तुम्हें बचाता? वह धीमे भारी स्वर में बोला। महक, तुम पूरी रात ठंड में कांप रही थी। तुमने खुद मुझे पकड़कर रोते हुए मेरे कंधे को पकड़ा था। मैं बस तुम्हें संभाल रहा था। अगर मैं तुमसे दूर रहता तो तुम टूट जाती। मैं तुम्हें गिरने नहीं दे सकता था, एक पल को भी नहीं। महक का गुस्सा, दर्द, शर्म और डर सब एक साथ उसके अंदर हिलोरे मारने लगे। वह कुछ कह नहीं पाई, सिर्फ आंसू बहते रहे और अजय उसे देखता रहा बिना कुछ और कहे। महक गुस्से से पीछे हट गई और अपने गाल पर बहते आंसू पोंछने लगी। अजय ने भी तड़क कर कहा, और सुन लो, मुझे भी कोई शौक नहीं है किसी बेहोश लड़की के पास बैठने का, जहाँ जज्बात नाम की कोई चीज ही ना हो। वो उठ खड़ा हुआ। चलो जल्दी मेरे कपड़े मुझे दो और अपने कपड़े पहनो, कोई भी आ सकता है, वह गुस्से में आदेश देता बोला। महक ने आंखें तरेर कर कपड़े उसके हाथ से झपट लिए। इस दौरान अनजाने में उसकी उंगलियां अजय के हाथों से छू गईं और अजय एक पल को रुक गया, फिर झट से अपना रुख दूसरी तरफ मोड़कर दूर चला गया। कुछ देर बाद जब वह वापस लौटा तो महक अपना ड्रेस पहन चुकी थी और भागने की फिराक में थी कि अजय ने उसकी कलाई पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा। ओ बेबी, यह घना जंगल है, यहाँ जंगली जानवर भरे पड़े हैं और उन्हें तुम्हारे जैसे नाजुक वजूद को चट कर जाने में जरा भी देर नहीं लगेगी, इसीलिए जरा संभल कर। वह उसे पकड़ते हुए बोला। छोड़ो मुझे, वरना जान ले लूंगी तुम्हारी, बदतमीज इंसान, झूठे। महक अभी भी उसी गुस्से में चीख रही थी। अजय ने उसे छोड़कर अपनी शर्ट उठाई, झाड़ी और पहनने लगा। महक की निगाह अनचाहे आज उस पर जा ठहरी। उसका दिल एक पल के लिए जोर से धड़का और वह फौरन नजरें फेर गई। अजय सच में बहुत हैंडसम था, एक दमदार, दिलकश आदमी। ऐसी आकर्षक मौजूदगी हर किसी में कहाँ होती है। अजय ने शर्ट के कुछ बटन बंद किए और उसके पास आकर बोला। पहली बात, मैंने तुम्हारी बेहोशी का कोई फायदा नहीं उठाया। तुम्हें ठंड लग रही थी, तुम खुद मेरे पास आई थी, मैंने तो बस तुम्हारा ख्याल रखा था। वह उसकी कलाई पकड़कर थोड़ी सफाई देने लगा, जैसे पूरा कसूर महक का ही हो और वह बेचारा बेकसूर। महक झल्ला उठी। हाँ, तुम तो बड़े मासूम हो। कल ही तो तुमने कहा था ना, एक रात का रिश्ता है, बस एक रात के लिए शादी जैसा नाटक किया था, तो हो गया ना तुम्हारा काम पूरा। अब छोड़ो मुझे। वह एकदम बिफरी हुई खुद को छुड़ाने लगी और गुस्से में उसकी कलाई मोड़ने लगी ताकि वह छोड़ दे, लेकिन अजय उस मीठे से दर्द को बिना कोई प्रतिक्रिया दिए बड़े आराम से सह गया, जैसे महक की ये जंगली हरकतें भी उसे रोक नहीं सकती। महक पीछे हटी तो खुद को पूरी नीली पड़ चुकी गठरी जैसा महसूस कर रही थी। अजय ने अपनी कलाई पर पड़े उसके एहसास को देखा और फिर उसे हैरत और झुलझुलाहट के मिले जुले अंदाज में घूरने लगा। वह उसे अब तक जितना नरमी से संभाल रहा था, वह उतनी ही सर पर चढ़ती जा रही थी। अजय ने दांत भींचकर सिर झटका और चलते चलते उसका हाथ पकड़कर झटके से उसे अपने सामने खड़ा कर लिया। उसने महक को अपने गले से लगा लिया। महक की सांस वहीं अटक गई। अजय गहरी आवाज में बोला, तुम चाहती हो कि रात वाला सीन दोबारा हो तो सीधे सीधे बोल दो, वैसे भी तुम्हें तो आधा भी याद नहीं होगा। महक कुछ कहने ही वाली थी कि अजय ने उसकी बात काट दी। अगर तुमने मेरे साथ फिर कोई बेवकूफी की तो महक गुस्से में बोल पड़ी। मैं कर लूंगी कुछ, मैं बता रही हूँ। पर अजय की आंखें लाल पड़ गईं। क्या कर लोगी? हाँ, वह इतना गुस्से में था कि महक सहम कर एकदम चुप हो गई। तुम कुछ नहीं कर सकती, ना रात को कुछ कर सकी, ना अब कर सकती हो, इसीलिए मुझे मजबूर मत करो कि मैं ऐसा कुछ कर दूं जो तुम झेल ना सको। वैसे भी रात को काफी संभाल कर रखा था तुम्हें,
उसके लहजे में सर्द सख्ती थी। चुपचाप मेरे साथ चलो, ये आखिरी चेतावनी है। महक इस बार सच में डर गई। वह जानती थी कि इस घने जंगल में उसके पास कोई रास्ता नहीं और अभी उसकी पूरी जिंदगी उसी के रहम पर टिकी थी। एक बार यहाँ से निकलकर अपने पिता आलेख जी तक पहुँच जाए तो वह इस आदमी को सबक सिखा सकती थी। पर उसे यह नहीं पता था कि अजय किसी के पिता से डरने वालों में से नहीं था। वह तेज कदमों से आगे बढ़ता जा रहा था, मगर जंगल था कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। लगता था जैसे चक्कर काटकर वही जगह बार बार सामने आ रही हो। दोनों पिछले 2 घंटे से लगातार चलते चलते थक चुके थे। अब तो सूरज भी सिर के ठीक ऊपर जलने लगा था। महक हाँफते हुए रुक गई और गुस्से व लाचारी से भरकर बोली, उफ बस, मैं अब और नहीं चल सकती। वह गहरी सांस लेते हुए अजय को देखने लगी। उसने कल रात से कुछ नहीं खाया था और फिर इतना कुछ हो जाने के बाद अब उसे अपने शरीर से जान निकलती हुई महसूस हो रही थी। ज्यादा नखरे मत करो, तुम अपने बाप के घर में नहीं हो कि तुम्हारे लिए कोई शाही सवारी आ जाएगी। यह जंगल है, जानती हूँ यह मेरे बाप का घर नहीं है, जंगल है मेरे पति का घर है। वह भी दांत भींचकर बोली। उसके इस तरह पति बोलने पर एक पल के लिए अजय की धड़कन सच में रुक सी गई। वह उसे अपना पति मान रही थी। उसके अल्फाज ने अजय के अंदर एक अजीब सा एहसास भर दिया। वह उसे चुप देखती वहीं एक तरफ बैठ गई और अपने पांव देखने लगी जो कांटों और पत्थरों में चलते चलते बुरी तरह छिल चुके थे। मुझे नहीं पता था कि मुझे इतनी तकलीफ उठानी पड़ेगी। तुम जानते हो, जिस दिन से तुम मेरी जिंदगी में आए हो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। आखिर तुम चाहते क्या हो? क्या दुश्मनी है तुम्हारी मेरे डैड से? वह चाहती थी कि उसे अपने शब्दों से चोट पहुंचाए, वो बात याद दिलाए जिसे अजय भूलना चाहता था, लेकिन वह जालिम लड़की वही बात उसके सामने खींच लाई जिसे वह कभी याद नहीं रखना चाहता था। बकवास बंद करो अपनी। तुम्हारे बाप के किए का फल ही है जो आज तुम इस हाल में हो। माँ बाप का किया कभी कभी बच्चों को भुगतना पड़ता है, वह सख्त लहजे में बोला। फिर तो तुम भी अपनी खैर मनाओ। अचानक महक के मुंह से ये शब्द निकले कि वह खुद भी चौंक गई। क्या मतलब? क्या कहना चाहती हो तुम? अजय झट से भड़क गया और उसे पकड़कर खड़ा किया। तुम्हारी ही बात है कि माँ बाप का किया कभी कभी औलाद को भुगतना पड़ता है। अगर मेरे डैड ने कुछ गलत किया है तो मुझे उनकी बेटी होने की सजा मिली है, तो कल जब तुम्हारी बेटी होगी तब क्या वह भी तुम्हारी गलतियों की सजा भुगतेगी? बस महक की ये बात सुनते ही अजय गुस्से से फट पड़ा। अपनी जुबान संभालो, खबरदार जो मेरी बेटी के लिए एक भी गलत लफ्ज बोला। वह गुस्से से चिल्लाया। महक उसे एक पल देखती रही और फिर चुपचाप वहां से चली गई। वह वजूद जो अभी इस दुनिया में आया ही नहीं है, जिसके आने का भी पता नहीं, सिर्फ एक एहसास के तौर पर उसके दिल में है, उस पर भी वह इतना हक जता रहा था, तो क्या वह किसी की बेटी नहीं है? महक की आंखों में आंसू छलक आए और उसने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। वह उस आदमी के सामने रोकर खुद को कमजोर साबित नहीं करना चाहती थी। अजय को भी अपने सख्त रवैये का एहसास हुआ तो वह एकदम शांत हो गया और महक की कलाई पकड़कर उसे फिर से साथ चलाने लगा। मुझसे नहीं चला जाएगा, महक ने धीमी आवाज में कहा और थोड़ी ही दूर जाने के बाद उसका पैर लड़खड़ा गया और वह अजय के कंधे से जा लगी। उसके पांव छिल चुके थे। अजय ने खुद तो जूते पहन रखे थे, लेकिन महक नंगे पैर थी। उसके साथ चलने की कोशिश में अब पूरी तरह थक चुकी थी। महक का सिर उसके कंधे पर गिरा और अगले ही पल वह अजय के कंधे पर ढह गई। अजय एकदम घबरा गया। वहीं दूसरी तरफ मिहिर ने सविता जी को समझाने की कोशिश की। आप फिक्र मत कीजिए बुआ, भाई मिल जाएंगे। हमारे लोग उसी जगह पर हैं जहां उन्हें आखिरी बार देखा गया था। बस आप परेशान मत होइए। मिहिर ने उन्हें गले से लगाया तो सविता जी ने आंखें पोंछकर बस सिर हिला दिया। आपको अभी उसके सामने नहीं जाना चाहिए था, मिहिर ने धीरे से कहा। सविता जी ने आंसुओं से भरी आवाज में जवाब दिया। अब तक मैं सामने नहीं गई और आज जब गई हूँ तो तुम्हारी और अजय की फिक्र हो रही थी। जो मुझे सही लगा वही किया। मुझे ना अंजाम की परवाह है ना उससे डरती हूँ। डरना तो उसे चाहिए, वह दुश्मन है मेरे भाई भाभी का और तुम दोनों मेरे भाई के बेटे हो। अगर उसने तुम्हें
कुछ करने की कोशिश की तो वह मेरा ऐसा रूप देखेगा जो उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। मिहिर कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, एक बात पूछूं आपसे? सविता जी ने उसकी तरफ देखा, जैसे मन ही मन समझ गई हो कि वह क्या पूछने वाला है। मिहिर ने हिम्मत कर पूछा, आपका आलेख जी से कोई रिश्ता है क्या? सविता जी का चेहरा एक पल को सख्त पड़ गया। उन्होंने होंठ पीछे और रुख फेर लिया। कोई रिश्ता नहीं है, उन्होंने ठंडे कटु स्वर में कहा। मिहिर उनकी आवाज में गहरी नफरत साफ महसूस कर सकता था। तभी मिहिर के पास फोन आया। उन्हें अजय और महक के बारे में खबर दी गई। वह फौरन उठा और घर से निकल गया। सविता जी के भीतर पुराने जख्म फिर से हरे हो रहे थे। 8 साल पहले की वही यादें। आलेख और अजय के पिता अच्छे दोस्त थे। एक दिन आलेख जी अजय के पिता से मिलने घर आए तो उनके साथ एक खूबसूरत सी औरत दुल्हन के जोड़े में मौजूद थी, जिसे देखकर सविता जी चौंक गईं, क्योंकि सविता जी आलेख से एक तरफा प्यार करती थी। उन्होंने जब आलेख को अपने दिल की बात बताई तो आलेख ने उन्हें इनकार कर दिया। आलेख ने कहा, सविता, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता और तुमसे शादी नहीं कर सकता, क्योंकि आलेख जी किसी और लड़की से प्यार करते थे और आज वह उसी से शादी करके आए थे और अपने दोस्त से मिलवाना चाहते थे। सविता जी ने चौंक कर पूछा, यह लड़की कौन है? आलेख जी ने कहा, मेरी पत्नी है। सविता जी का दिल वहीं चीर दिया। क्या क्या बोल रहे हैं आप? आपकी पत्नी? उनकी जिंदगी उसी दिन से बदलनी शुरू हो गई थी। हाँ, यह मेरी पत्नी है। आप झूठ बोल रहे हैं। आलेख, प्लीज कह दीजिए कि यह झूठ है। सविता जी रो पड़ी। यह सच है और आप अच्छे से जानती हैं मैं किसी को पसंद करता था और मैंने आज उससे शादी कर ली। उनके ये चुभते हुए शब्द सविता जी के सीने को चुभ गए। आपने मुझे बताया तक नहीं। आपने मुझसे झूठ बोला, मुझे धोखा दिया। वो गुस्से से कांपते हुए बोली, बस करिए सविता, मैंने कभी आपसे नहीं कहा कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। मैंने तो आपको मना किया कि मैंने आपको पसंद नहीं किया। आलेख की बात पर सविता जी बोली, मैं अपने भाई को बताऊंगी। तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी। अभी इसी वक्त तुम यहाँ से निकल जाओ। अजय के पिता राजीव जी अपनी पत्नी के साथ एक बिजनेस पार्टी में गए हुए थे। वह उस वक्त घर में मौजूद नहीं थे। आलेख, अब तुम जा सकते हो। सविता जी गुस्से से चिल्लाईं। आलेख ने उन्हें दर्द भरी नजरों से देखा। इसे इस घर से निकालिए वरना। सविता जी ने आलेख को जोर से धक्का दिया। ये क्या कह रही हैं आप? होश में रहिए। आलेख ने तुरंत खुद को छुड़ाया तो सविता और भड़क उठी। आप कितनी स्वार्थी इंसान हैं। आपको किसी की भावनाओं की कोई कद्र नहीं। सविता जी का बस नहीं चल रहा था कि वो सब कुछ तोड़ फोड़ कर दें और जब कुछ नहीं कर सकी तो अपने पास खड़ी आलेख की पत्नी को आलेख की तरफ धक्का दे दिया। ठीक है, संभालिए अपनी इस पत्नी को। वो रोती हुई अंदर चली गई। इस बार आलेख के होश ठिकाने लग गए। उन्होंने बहुत कोशिश की सविता को समझाने की। आलेख चुपचाप वहां से चले गए। आलेख की पत्नी के दिमाग में भी कई सारे सवाल थे। आलेख ने अपनी पत्नी कविता से कहा, कविता, तुम तो मुझ पर विश्वास करती हो ना? कविता ने विश्वास भरी नजरों से आलेख को देखा। मैं सविता से प्यार नहीं करता, वह मुझे पसंद करती थी। मैंने उससे कभी नहीं कहा कि मैं उससे शादी करूंगा, बल्कि जिस दिन उसने मुझे अपने दिल की बात कही थी मैंने उसे साफ इनकार कर दिया था। लेकिन वह एक जुनूनी औरत है। राजीव ने हमेशा उसकी हर ख्वाहिश पूरी की है तो उसे यह इनकार बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कविता जी ने आलेख जी का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, आलेख जी, आपको कोई भी सफाई देने की जरूरत नहीं है। आपकी आंखों में मुझे अपने लिए प्यार साफ दिखाई देता है। मुझे पता है कि आप कोई भी झूठ नहीं कह रहे हैं और मुझे उम्मीद है समय के साथ शायद सविता भी समझ जाए कि प्यार जबरदस्ती हासिल करने की चीज नहीं होती और जिसे वह प्यार कह रही हैं वह प्यार नहीं, एक जिद है, एक जुनून है। कविता की इसी समझदारी पर तो आलेख जी को उस पर प्यार आया था। आलेख जी कविता को अपने घर लेकर चले गए। उस वक्त आलेख जी इतने बड़े बिजनेसमैन नहीं थे और राजीव भी एक छोटे स्तर के ही बिजनेसमैन थे। जब राजीव अपनी पत्नी के साथ घर लौट कर आए
तो उन्होंने घर की बिखरी हुई हालत देखी और सविता जी को उनके कमरे में रोते हुए पाया। राजीव ने अपनी बहन सविता से परेशान होकर पूछा कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो तुम इस तरह से रो रही हो। राजीव की पत्नी भी काफी ज्यादा परेशान हो गई। राजीव ने इशारे से अपनी पत्नी को अपने कमरे में जाने को कहा, क्योंकि वह जानते थे कि उनकी बहन सविता उनके सामने शायद ही है जो कुछ उन्हें बताएं। पत्नी के जाने के बाद राजीव जी ने फिर से सविता जी से सवाल किया, जिस पर सविता जी जोर जोर से रोकर राजीव जी के गले लग गईं और बोली कि भैया, आपके दोस्त आलेख ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। यह सुनकर राजीव जी चौंक गए कि आखिर आलेख ने ऐसा क्या किया जो तुम इतना रो रही हो। सविता जी बोली कि मैं आलेख से प्यार करती थी। मैंने आलेख को अपने दिल की बात बताई थी, लेकिन आज आलेख किसी और से शादी करके आया था आपसे मिलवाने के लिए। उसे मेरी भावनाओं की जरा भी नहीं पड़ी थी। उसने मेरे प्यार को लात मार दी और बोला कि तुम मेरे लायक नहीं हो। राजीव जी ने जब यह बात सुनी कि आलेख ने कहा कि सविता उनके लायक नहीं है, उनका खून खौल गया, क्योंकि सविता उनकी लाडली बहन थी। सविता जी के मन में अब आलेख को लेकर गुस्सा भर चुका था। इसीलिए उन्होंने अपनी तरफ से बढ़ा चढ़ाकर बातें बताईं, जिसके चलते राजीव जी ने आलेख को फोन करके खूब खरी खोटी सुनाई और उनकी कोई भी बात नहीं सुनी और उनसे अपनी दोस्ती तोड़ दी। आलेख जी को इस बात का बेहद बुरा लगा कि उनके दोस्त ने उनका पक्ष जानने की तो कोशिश ही नहीं की और वह दोस्ती जो 3 साल से चल रही थी आज पल भर में खत्म कर दी। लेकिन आलेख जी ने खुद को संभाल लिया, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि उनकी शादीशुदा जिंदगी पर इन चीजों का कोई प्रभाव पड़े और कविता जो अभी नई नई दुल्हन थी वह परेशान हो। आलेख अपना ध्यान अपने बिजनेस पर देने लगे। लेकिन 2 दिन बाद ही सविता के भाई और भाभी का भयानक कार एक्सीडेंट हो गया, जिसमें दोनों की मौत हो गई। सविता को पूरा यकीन था कि ये सब आलेख की वजह से हुआ है, क्योंकि जो गाड़ी थी वह आलेख की थी। लेकिन उस दिन आलेख शहर में मौजूद नहीं थे। वह सविता जी को घुमाने शिमला गए हुए थे। जब उन्हें पता चला तो उन्होंने तुरंत ही वापसी की फ्लाइट ली और जब वो वापस लौटे तो ना सविता थी और ना उनके भाई के बच्चे। वो कहाँ चली गईं, आलेख को बिल्कुल पता नहीं था। उन्होंने बहुत तलाशा, चारों तरफ ढूंढा, लोगों से पूछा, लेकिन सविता अपने भाई के बच्चों को लेकर न जाने कहाँ गायब हो गई। पहले तो उन्हें लगा वो घर पर होंगी, पर जब वो वहां से भी गायब हो गई। राजीव जी के 2 छोटे छोटे बेटे थे, अजय और मिहिर। उस वक्त अजय 3 साल का था और मिहिर 1 साल का। जब आलेख जी को सविता और राजीव के बच्चे कहीं नहीं मिले तो फिर उन्होंने हार मान ली। उन्होंने सोचा कि उन्हें उनकी जिंदगी में ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे आलेख जी ने अपनी जिंदगी में सब कुछ संभाल लिया, क्योंकि जीवन आगे बढ़ने का नाम ही है। आलेख जी की शादी के 1 साल बाद महक का जन्म हुआ और उसके 2 साल बाद मुस्कान का। आलेख जी अपनी पत्नी कविता के साथ खुशियों भरा जीवन जी रहे थे। अपने बिजनेस पर भी फोकस करके काम कर रहे थे और उनका बिजनेस दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। लेकिन आज ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद उन्होंने कभी कुछ संभाला ही नहीं, बस नजरों से ओझल हुआ था और अब उसी एक इंसान के वापस आने से सब कुछ बिखरने वाला था। वो बार बार अपने कमरे की लैंप की लाइट ऑन ऑफ कर रहे थे। पुरानी यादें जैसे उनकी नसों को खींच रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उन्होंने थकी हुई आंखें बंद कर ली। आलेख जी, अभी तक महक और अजय का कोई पता नहीं चला। आप क्या आदेश देते हैं? कुछ पल उन्हें कोई जवाब नहीं सूझा। तभी सविता के पुराने शब्द उनके कानों में गूंज गए। एक बात सुन लो आलेख, मैं आज तक अपने भाई भाभी की मौत का दर्द नहीं भूल पाई। अगर मेरे भतीजे को कुछ हुआ तो इस बार मैं खुद अपने हाथों से तुम्हें गोली मार दूंगी। उन अल्फाज को याद करते ही उनकी आंखें एकदम खुल गईं। राजीव के बेटे का क्या नाम है? उन्होंने पूछा। जी अजय, तुरंत जवाब मिला। और वो इस वक्त कहाँ है? अभी तक की खबर यही है कि वो भी कल रात से गायब है। आलेख का दिल कस गया। क्या महक और अजय के गायब होने के पीछे एक ही वजह हो सकती है? कुछ कहा नहीं जा सकता साहब। उनके लोग भी ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली। अपने आदमी भी भेजो, मुझे शक हो रहा है कि महक उसी के साथ है।
आलेख एकदम कुर्सी से उठ खड़े हुए। और हाँ, मुझे सौर्य की पूरी फैमिली का बायोडाटा चाहिए। अचानक वो अपनी फैमिली समेत कहाँ गायब हो गया। जो हुकुम, गार्ड वहां से चला गया, जबकि आलेख के दिमाग में हजारों बातें एक साथ दौड़ रही थी। उस दिन एक्सीडेंट आलेख की गाड़ी से होने की वजह से सविता जी को लगा कि यह एक्सीडेंट आलेख ने ही करवाया है, अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए। और उन्होंने अजय और मिहिर के मन में बचपन से ही यह बात डाल दी कि उनके माता पिता की मौत का जिम्मेदार बिजनेसमैन आलेख कुमार है। कहीं ना कहीं आज भी सविता जी अपनी नफरत में जल रही थी, और वह इस हादसे के जरिए सिर्फ अपने भाई भाभी की मौत का बदला ही नहीं, बल्कि आलेख ने उन्हें इनकार कहा इस बात का बदला भी लेना चाहती थी। एक्सीडेंट क्यों हुआ, उसके पीछे की क्या वजह थी, ये सब उन्होंने जानने की कोशिश ही नहीं की। उधर महक की आंख खुली तो उसने खुद को एक तरफ पड़ी झाड़ियों के बीच पाया। उठते ही उसने झाड़ियों को झटक झटक कर अपने से हटाया। इधर उधर नजर दौड़ाई तो दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान नहीं था। ये जल्लाद कहाँ चला गया? वो अपनी जगह से उठी, निरा पागल इंसान। वो मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ी हुई, तभी सामने से आते हुए अजय को देखकर वो मुंह बिचका गई। उसके बाल गीले थे, शायद पास ही कहीं झरने में नहाकर आया था। उसके हाथ में एक नारियल था जो वह उसके लिए लाया था। लो, थोड़ा पी लो और कुछ खा भी लो, ताकत आ जाएगी, पेट भी भर जाएगा। वो उसके हाथ से नारियल लेते हुए एक तरफ झाड़ियों पर बैठ गई और मुंह बनाते बोली, जब तक यहाँ से कोई हमें लेने नहीं आता तब तक तो इसी पर गुजारा करना होगा ना। अजय भी तुरंत बोला, शुक्र मनाओ कि यह भी मिल रहा है। हाँ, और इस हाल तक पहुँचाने के लिए तुम्हारा भी शुक्रिया अदा करना बनता है। वो तंज से बोली ही थी कि तभी दोनों को कुछ आवाजें सुनाई दी। दोनों की चौकन्नी निगाहें आसमान की तरफ उठ गईं। ऊपर से एक हेलीकॉप्टर की आवाज आ रही थी। अजय तुरंत महक के पास आया। हेलीकॉप्टर की वजह से तेज हवाएं चलने लगी थी। अजय ने बिना एक पल गवाए अपनी जैकेट उतार कर महक को पहना दी। महक तो उसके इस अचानक बदले हुए व्यवहार को देखकर बस उसे ही देखती रह गई। पास ही एक थोड़ा सा खुला मैदान था जहां हेलीकॉप्टर आकर उतर गया। हेलीकॉप्टर से उतरने वाला आदमी कोई और नहीं था, मिहिर। मिहिर आते ही सीधे अजय के गले लग गया। शुक्र है आप ठीक हैं। उसकी नजर महक पर पड़ी जो उसके भाई के पीछे छुपी हुई थी। चलो भाई, मिहिर ने फौरन अपनी नजरें दूसरी तरफ मोड़कर कहा और आगे बढ़ गया। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी, मेरा हाथ छोड़ो। महक गुस्से में अपना हाथ अजय के हाथ से छुड़ाते हुए बोली, यहाँ कोई सीन मत क्रिएट करना वरना बहुत बुरा होगा। अजय गुस्से में उसे दबे लफ्ज में रोकता हुआ उसकी कलाई सख्ती से पकड़े हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ा। जैसे ही वे बैठे हेलीकॉप्टर उठ खड़ा हुआ। अचानक महक घबराकर अजय का बाजू थाम लेती है। उसे ऊंचाई से डर था, पर जब अजय ने गर्दन घुमाकर उसकी तरफ देखा तो वह फौरन उसका बाजू छोड़ देती है। पर दिल बुरी रफ्तार से धड़क रहा था। दूसरी ओर अजय अपने दिमाग में आगे की योजना बनाता जा रहा था। मुस्कान, तुम्हारे हर सवाल का जवाब मिलेगा बेटा, पर पहले मुझे महक को ढूंढने दो। वो कहाँ है? एक बार पता चल जाए तो सुकून होगा। आलेख जी ने बुदबुदाते हुए कहा, डैड, मैं भी यही चाहती हूँ कि महक जल्द मिले। आलेख जी ने नरम आवाज में कहा, जानता हूँ बहुत सारे सवाल हैं, हर सवाल का जवाब दूंगा, बस थोड़ा वक्त दो। जब महक वापस आ जाएगी तो मैं तुम दोनों को बिठाकर सब कुछ साफ साफ बता दूंगा। आलेख आखिरकार लंबे अरसे के बाद उन सबकी बात मान गए और जो राज उसने अपने सीने में दफन कर रखा था, शायद उसे खोलने का वक्त आ गया था। पर मुस्कान का दिल कचोट रहा था। वो आंटी जो इल्जाम लगा रही थी, उनका सच क्या है? उसे इंतजार था उस वक्त का जब उसके पिता खुद उसे सारी हकीकत बताएंगे, और दिल में वह महक के लिए भी परेशान थी। आज दूसरे दिन के होने पर भी महक का अभी तक कोई पता नहीं चला था और यह चिंता सबके सिर पर सवार थी। अजय और मिहिर दोनों ही एक साथ हवेली में दाखिल हुए। उनके साथ महक भी थी। जैसे ही अजय अंदर आया, सविता जी उसे देखती ही फौरन अपनी जगह से उठी और आगे बढ़कर उसे अपने सीने से
लगा लिया। उनके अंदर जैसे कोई सुकून की लहर दौड़ गई। उन्होंने उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर उसके सर को सहलाया। कहाँ थे तुम अजय? जानते हो मेरे दिल की क्या हालत हो गई थी? मैं कितनी परेशान हो गई थी। कल से तुम गायब हो, कोई एहसास है तुम्हें? वो उसे प्यार और गुस्से के मिले जुले अंदाज में डांटने लगी। उनकी फिक्र देखकर अजय ने उन्हें धीरे से अपने गले से लगाया। उसके चेहरे पर एक हल्की दर्द भरी मुस्कान थी। मैं ठीक हूँ बुआ, आप फिक्र मत कीजिए। सविता जी कुछ कहने ही वाली थी कि तभी उनकी निगाह अजय के पीछे खड़ी महक पर पड़ी। महक को देखते ही उनके चेहरे के हाव भाव अचानक बदल गए। ये यहाँ क्या कर रही है? क्या तुम इसे अपने साथ लेकर आए हो? सविता जी ने मुश्किल से अपने गुस्से को काबू में रखते हुए कहा। बुआ, महक अब यहीं रहेगी। अजय ने धीमे लेकिन ठोस लहजे में कहा। क्या कह रहे हो तुम? ये यहाँ क्यों रहेगी? इसे अभी इसी वक्त इसके बाप के पास वापस भेजो। ये इस घर में नहीं रह सकती। सविता जी उसे देखते ही जैसे अपना आपा खो बैठी, ठीक वैसे ही जैसे 10 साल पहले खोया था। उन्हें आलेख जी के बच्चों से नफरत थी। अजय ने एक गहरी सांस ली और शांत स्वर में बोला, बुआ भरोसा रखिए मुझ पर। मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूँगा जो आपकी मर्जी के खिलाफ हो। लेकिन अभी बस मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। अजय ने नौकरानी को इशारा किया कि महक को अंदर ले जाए। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे अपने पापा के पास वापस जाना है। मुझे नहीं पता आप लोगों की मेरे पापा से क्या दुश्मनी है, लेकिन मैं अब एक पल भी यहाँ नहीं रुकूंगी। महक ने सविता जी की तरफ नफरत और गुस्से से देखते हुए तेज आवाज में कहा। एक पल के लिए पूरे हॉल में खामोशी छा गई। अगले ही पल अजय गुस्से से पलटा और तेज कदमों से महक की तरफ बढ़ा। उसने उसकी कलाई सख्ती से पकड़ ली और बिना कुछ बोले उसे ऊपर की सीढ़ियों की तरफ ले गया। ये सब क्या हो रहा है मिहिर? ये लड़की कहाँ से वापस मिल गई और अजय इसे क्यों लेकर आया? सविता जी बुरी तरह परेशान होकर बोली। बुआ, उनकी शादी हुई है। मैं क्या कर सकता था? आप उनके गुस्से को तो जानती हैं ना। कुछ भी बोलता तो सीधा मेरा मुंह तोड़ देते। ऊपर से उस दिन पुल वाली हरकत के बाद तो वो पहले ही मुझसे नाराज है। मैं तो उनसे पंगा लेने का रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकता। मिहिर ने कंधे उचकाते हुए दोनों हाथ साफ खड़े कर दिए। इतने में मिहिर के फोन पर कॉल आई तो वो सविता जी से जल्दी से माफी मांगकर बाहर चला गया। सविता जी गुस्से से वहीं खड़ी पांव पटकती रह गईं। उनका तो बस नहीं चल रहा था कि ऊपर जाकर उस लड़की को बाहर निकाल दे। ये दर्द पिछले 10 साल से उनके दिल में चुभ रहा था। अब उसी की लड़की अजय की पत्नी बनकर इस घर में आ गई थी। वो उसे यहाँ किसी हाल में बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उनके सिर में अचानक तेज दर्द उठने लगा। उन्होंने मन में ठान लिया, अजय को एक फैसला करना ही होगा। या तो वो महक को इस घर में रखे या फिर वो खुद ये घर छोड़ देंगी। अगर अजय को उनके दिल की ये बात पता चल जाती तो शायद वह महक को कभी वापस ना लाता। उधर अजय महक को कमरे में ले जाकर बिस्तर पर बैठा चुका था। फिर उसने दरवाजा बंद किया और गुस्से में उसकी तरफ बढ़ा तो महक सहम कर पीछे हट गई। जब एक बार बोला है कि जितना कहा जाए उतना करो तो फिर बहस क्यों करती हो? वह दबे हुए गुस्से में चिल्लाया। महक आंसुओं को रोकते हुए बोली, आपको जो चाहिए था वो आप हासिल कर चुके हैं। अब क्यों रोक रखा है मुझे यहाँ? जाने दीजिए मुझे। जाने दूं? कैसे जाने दूं? अपना मकसद पूरा किए बिना तो बिल्कुल भी नहीं जाने दे सकता। अजय ने कठोर आवाज में कहा, कैसा मकसद? अब क्या बचा है? मुझे बर्बाद तो कर ही चुके हो। महक अचानक उसका कॉलर पकड़ बैठी और उसकी इस जुर्रत पर अजय भी कुछ पल के लिए हक्का बक्का रह गया। तुम्हें पहले भी कहा है मेरे कॉलर तक मत पहुंचा करो। अजय ने उसकी कलाई जोर से नीचे करते हुए गुस्से से कहा। अचानक लगे झटके से महक को तेज चक्कर आया। वो दोबारा संभलने की कोशिश में फिर लड़खड़ा गई। अजय ने माथे पर हाथ फेरा, खुद पर कंट्रोल किया और आगे बढ़कर उसे संभाला। जब हिम्मत नहीं है मुझसे भिड़ने की तो बार बार पंगा क्यों लेती हो? इस बार उसका लहजा धीमा था लेकिन उसमें तेज जलन थी। मुझे डैड के पास जाना है। महक आंसू रोकते हुए टूटे स्वर में बोली। अजय एक पल को उसकी आंखों में खो गया। ये आंखें आंसुओं के लिए तो बनी ही नहीं थी।
उसका मन हुआ महक की पलकों पर ठहरते हुए उन आंसुओं को खुद ही पोंछ दे, लेकिन उसने इस ख्याल को वहीं दबा दिया। देखो, जब तक मेरा काम पूरा नहीं हो जाता तुम कहीं नहीं जा सकती, उसने सख्ती से कहा। और तुम्हारा काम क्या है? महक तुरंत बोल पड़ी। अजय जवाब देता उससे पहले ही दरवाजे पर दस्तक हुई। साहब, बाहर आलेख कुमार जी मिलने आए हैं। नौकरानी ने बाहर से ही कहा। डैड, मेरे डैड आ गए मुझे लेने। महक खुशी से उछलते हुए उठी ही थी कि अगले ही पल अजय ने उसे पकड़ लिया। वह थोड़ा झुककर बेहद ठंडे और डरावने स्वर में बोला, ख्याल में भी मत लाना कि तुम बाहर जाओगे, वरना तेरे बाप समेत तुम दोनों को सीधा ऊपर पहुंचा दूंगा, समझ आई? उसके नफरत भरे लहजे में महक का दिल डर से कांप उठा। अजय पीछे हटकर खड़ा हुआ, लेकिन महक का शरीर जैसे पत्थर का हो गया था। वह हिली तक नहीं। अजय उसे यूं ही छोड़कर बाहर निकला, दरवाजा बाहर से बंद किया और एक गहरी सांस लेकर सीढ़ियां उतरता हुआ नीचे आया, जहां आलेख जी पहले से उसका इंतजार कर रहे थे। अजय को हैरत हुई कि अभी तक सविता जी को यह तक पता नहीं चला था कि उनके आलेख यहाँ पहुँचे हैं। वाह, क्या बात है मिस्टर आलेख, घर तक चले आए। अजय सीढ़ियां उतरते ही हल्की मुस्कान के साथ बोला। मेरी बेटी महक कहाँ है? उनका ठंडा दर्द भरा अंदाज सुनकर अजय के चेहरे पर हल्की सी सख्ती तैर गई। कौन सी बेटी? आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ आपकी कोई बेटी नहीं है, अजय ने सपाट आवाज में कहा। झूठ मत बोलो, महक तुम्हारे ही पास है। अगर 2 मिनट में उसे बाहर नहीं लाए तो पुलिस से बात करूंगा, आलेख जी गुस्से में बोले। कभी आलेख जी अपनी हैसियत के दम पर बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन उनके सामने खड़ा था वही परिवार जिसकी एक औरत सविता अब उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी रुकावट थी। वो उनसे नफरत करती थी, लेकिन आलेख जी आज भी अपने दोस्त राजीव की बहन को चोट नहीं देना चाहते थे। इसी वजह से वो अकेले यहाँ आए थे, लेकिन अब पुलिस बुलाने की बात उनके होठों पर थी। अजय अचानक जोर से हंस पड़ा। बहुत मजाकिया है, मतलब आप अजय के घर में आ भी गए और फिर भी पुलिस की धमकी। आलेख जी एक कदम करीब आए और बोले, तुम क्या सोचते हो कि मैं अपनी बेटी को यहाँ से लेकर नहीं जा सकता? अजय का चेहरा सख्त हो गया। नहीं, आप अपनी बेटी को नहीं ले जा सकते, क्योंकि अब वो सिर्फ आपकी बेटी नहीं रही। वह ठंडे लहजे में बोला। क्या बकवास है अजय, महक कहाँ है? आलेख की आवाज कांप गई। वो मेरे पास है और अब मेरे पास ही रहेगी, क्योंकि अब वह मेरी पत्नी है, अजय ने बिना पलक झपकाए कहा। ये सुनते ही जैसे किसी ने आलेख का दिल मुट्ठी में जकड़ लिया। क्या महक तुमसे शादी क्यों करेगी? उसका रिश्ता तो सौर्य से तय था। अजय ने जेब में हाथ डाला और बेहद शांत स्वर में कहा। सौर्य ही तो उसे छोड़ के गया था। पूरे 1 करोड़ लिए हैं उसने। डील 1 करोड़ की थी, वो भी सिर्फ कुछ घंटे की। तुम झूठ बोल रहे हो। आलेख जी की आंखें फैल गईं, सांसें लड़खड़ा गईं। उनका दिल जैसे अचानक भारी पत्थर के नीचे दब गया हो। रेलिंग के पास आकर खड़ी सविता जी ने आलेख जी को टूटते देखा। 10 साल से यही तो उनके दिल में एक आग जल रही थी कि एक दिन ऐसा आएगा जब आलेख जी भी टूटे। आज वही पल उनके सामने था। आलेख जी सचमुच टूट गए थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि सविता जी को खुशी नहीं मिल रही थी। उनका दिल उल्टा बहुत बुरी तरह दुख रहा था, जैसे कोई अनजाना बोझ उन पर एकदम से लद गया हो। अजय ने बिल्कुल ठंडे अंदाज में कहा, आपकी बेटी आपको नहीं मिल सकती, आप यहाँ से जा सकते हैं। आलेख जी गुस्से से आंखें मीचकर खोलते हुए अजय को देखने लगे। मैं अपनी बेटी के बिना नहीं जाऊंगा। महक कोई खरीदने बेचने का सामान नहीं है कि एक बेच दे और दूसरा खरीद ले। अगर आज मैं अपनी बेटी को वापस नहीं ले गया तो खुद को 100 बार कोसूंगा। आलेख जी की आवाज गुस्से और दर्द दोनों से कांप रही थी। अजय ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर आपको बेटी चाहिए तो चलिए एक सौदा कर लेते हैं। आप मुझे मेरे माता पिता वापस लौटा दीजिए, बदले में मैं आपको आपकी बेटी लौटा दूंगा। अजय की बात सुनकर आलेख जी के साथ साथ सविता जी भी एकदम दंग रह गईं। ये कैसी मांग थी? अजय अच्छी तरह जानता था कि उसके माता पिता एक कार दुर्घटना में मारे गए थे और अब इस दुनिया में नहीं थे, तो उन्हें वापस कैसे लाया जा सकता था? अजय ने आगे कहा,
मेरे माँ बाप जिन्हें आपने कार एक्सीडेंट में मरवाया, अगर आप उन्हें वापस दे सकते हैं तो महक आपको वापस मिल जाएगी। हर शब्द अजय ने ऐसे बोला जैसे दिल की बरसों की जली हुई आग बाहर फेंक रहा हो। आलेख जी के चेहरे पर एक कटु दर्द भरी मुस्कान फैल गई। उसे साफ दिख गया था कि सविता जी ने अजय के दिमाग में यह जहर भरा था। अजय ने रुख फेरते हुए अंतिम शब्द कहे, और अगर आप मुझे वो वापस नहीं दे सकते तो यहाँ से चले जाइए। तभी आलेख जी ने भी अपना रुख फेर लिया। दोनों के बीच एक दरार थी। अब महक किसके पास जाती, बाप के पास या पति के पास? यह फैसला अब वक्त को ही करना था। अपनी बेटी को किस्मत के भरोसे सौंपते हुए वे दरवाजे की तरफ बढ़े। उनके दिल में क्या चल रहा था यह सिर्फ वही जानते थे। उनका यूं खामोशी से चले जाना भी सविता जी को बहुत बुरी तरह चुभा। वो नीचे अजय के पास आई। जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं वो वापस नहीं आते। अजय ने कहा, जानता हूँ बुआ, पर जो दर्द उस शख्स ने हमें दिया अब उसे भी तो सहना पड़ेगा। वह इतना कहकर अपने कमरे की ओर बढ़ गया। दूर खड़े मिहिर ने सिर ना में हिलाया। बदला तो वो भी लेना चाहता था, और उसी सिलसिले की एक कड़ी उसका मुस्कान से हुई सगाई थी। लेकिन उसने अभी तक मुस्कान को इस सब में नहीं घसीटा था। भले ही वह उससे सगाई कर चुका था और चाहे तो कभी भी मुस्कान को शादी करके लाकर उसे तकलीफ दे सकता था, पर उसने कभी ऐसा नहीं किया। उसके जमीर ने उसे ऐसा करने ही नहीं दिया। वो मर्दों की लड़ाई में औरतों को शामिल करने वालों में से नहीं था। जो कुछ अजय कर रहा था या कर चुका था, उसके बाद तो मिहिर बिल्कुल भी किसी भी हाल में उनके मकसद की तरफदारी नहीं कर सकता था। महक और मुस्कान दोनों मासूम थीं। इस सब में उनका क्या कसूर था जो उन्हें सजा दी जाती? देर से ही सही, लेकिन मिहिर को इस बात का एहसास हो चुका था। इसीलिए उसने फैसला किया था कि अब वह मुस्कान को सब कुछ सच बता देगा। सब सच जानने के बाद वह उसे फैसला करने का पूरा हक देना चाहता था। उधर रात में अचानक शौर्य की आंख खुली। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्या हुआ, आप ठीक हैं? उसकी पत्नी पायल ने उसकी बेचैनी देख पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ाया। शौर्य ने थोड़ा सा पानी पिया और फिर गिलास रख दिया। जब से वह भारत से दुबई आया था तभी से उसका मन अशांत था। महक के पिता के साथ जो कुछ वह कर आया था उसका बोझ उसके जमीर को अब तक चैन नहीं लेने दे रहा था। पायल से शादी के बाद वह खुद तो दुबई आ गया, जबकि अपने पूरे परिवार को दूसरे शहर में शिफ्ट करवाकर उन्हें सेटल किया ताकि महक के पिता का कोई आदमी कभी उन तक ना पहुंच सके। पर अपने दिल का क्या करता? उसका मन, उसका जमीर उसे एक भी रात सुकून की नींद नहीं लेने दे रहा था। उसे बार बार यही ख्याल आता, पता नहीं वह आदमी अजय महक के साथ क्या कर रहा होगा। अपना यह दर्द वह किसी से कह भी नहीं पा रहा था, ना ही अपनी भावनाएं किसी को समझा पा रहा था। लेकिन पायल कहीं ना कहीं समझ रही थी, इसीलिए वह अभी तक चुप थी, क्योंकि वह चाहती थी कि शायद शौर्य को खुद ही अपनी गलती का एहसास हो जाए। जो उसने किया वह गलत किया। पैसों के लालच ने उसके अंदर की इंसानियत को जैसे मार ही दिया था। अब उसे खुद ही अपने जमीर से लड़कर रास्ता निकालना था। उधर अचानक ही सोते सोते महक की आंख खुल गई। उसने बहुत डरावना सपना देखा था। उसे यहाँ आए 1 हफ्ता हो चुका था। अजय दोबारा कमरे में नहीं आया था और उसे भी बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी। दरवाज़ा हमेशा बाहर से बंद रहता। वह अपने पापा को लेकर बहुत परेशान थी और अब इतना बुरा सपना देखने के बाद उसका दिल और भी बेचैन हो गया था। मुझे पापा के पास जाना है। वह बिस्तर से उठकर तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन दरवाज़ा लॉक था। कोई है? प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, मुझे यहाँ से जाना है। वह लगातार ऊंची आवाज़ में चिल्लाती रही। ना जाने कब तक वह रोते रोते दरवाज़ा पीटती रही, लेकिन किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी। दरवाज़ा ना खुलना था ना खुला। महक
वहीं दरवाजे के पास फर्श पर बैठ गई और सिसकते सिसकते रोने लगी। प्लीज़ दरवाज़ा खोल दो, मुझे पापा के पास जाना है। उसकी आवाज़ भी अब टूट चुकी थी। उधर मिहिर और मुस्कान उस समय एक होटल में आमने सामने बैठे थे और मिहिर उसे सारी सच्चाई बता चुका था। मुस्कान की आंखों में ढेर सारे आंसू थे। उसने तो मिहिर की मोहब्बत को सच मानकर उससे सगाई की थी, पर आज वह बता रहा था कि यह सब एक धोखा था, एक फरेब था। मुस्कान, मैं मानता हूँ मैंने गलत किया, लेकिन हमारे साथ भी बहुत गलत हुआ। मेरा इरादा भी आगे बहुत कुछ गलत करने का था, लेकिन जब देखा कि भाई बुराई की हद पार करने लगे हैं और महक को जिस हालत में रखा गया था। मिहिर बोलते बोलते रुक गया। महक कैसी है, वह ठीक है ना? मुस्कान ने घबराहट से पूछा। ठीक है, मिहिर ने धीमे से कहा, लेकिन मैं तुम्हारे पापा पर हैरान हूँ। उन्होंने अपनी बेटी को वहाँ कैसे छोड़ दिया, जबकि सारी सच्चाई उनके सामने आ चुकी थी। यह बात मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही। पापा दुबई गए हैं, पता नहीं उनके मन में क्या चल रहा है, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि वो उन लोगों में से नहीं जो चुप बैठ जाते हैं। देखते हैं आलेख जी क्या करते हैं, मुस्कान ने आंखें पोंछते हुए कहा। मिहिर बोला, बाकी तुम मेरी तरफ से पूरी आज़ाद हो। मैं तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहता, ना ही इस सगाई को हथियार बनाकर तुम्हें तकलीफ देना चाहता हूँ। जब चाहो सगाई तोड़ सकती हो। मिहिर ये शब्द किस टूटे हुए दिल से कह रहा था, यह वह खुद ही जानता था। मुस्कान उस पर हल्का सा लेकिन दर्द भरा मुस्कुरा दी। मुझसे सगाई कर ली, लेकिन क्या प्यार नहीं कर सके? मैं इस दिल का क्या करूं, इसे कैसे समझाऊं? मिहिर की ये सगाई धोखा थी, यह दिल मेरी भी नहीं सुनने वाला। मैं अलग होकर कैसे रहूंगी? मुस्कान दर्द से भरी आवाज में बोली और एकदम खड़ी हो गई। मिहिर भी खड़ा हो गया। मैं तुम्हें धोखे में नहीं रखना चाहता था, पर धोखा तो दिया ना। मुस्कान की आंखों से आंसू बह निकले। प्यार नहीं करते थे मुझसे, प्यार का नाटक किया, इसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। वह दुखी मन से मुड़ी और तेजी से बाहर निकल गई। इतनी तेजी कि सड़क पर पहुंचते पहुंचते सामने से तेज गाड़ी को देखकर वह सहम ही गई, पर उससे पहले मिहिर ने उसे जोर से खींचकर अपनी तरफ कर लिया। वह सीधे उसके सीने से आ टकराई। पागल हो गई हो क्या? कुछ हो जाता तो? मिहिर का दिल तेजी से धड़क रहा था। अच्छा होता मर जाती। मुस्कान ने उसको धक्का देते हुए रोते रोते कहा। खुद को उसने छुड़ाने की कोशिश करते करते वहीं उसे मारने लगी और फिर उसी से लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। मैं नहीं रह सकती आपके बिना, बहुत प्यार करती हूँ आपसे, छोड़ने की बात मत करो। वह हिचकियों के बीच उसके सीने से लगी कांपते हुए बोल रही थी और मिहिर ने भी उसे अपने गले से कसकर लगा लिया। आसपास खड़े लोगों की उसे कोई परवाह नहीं थी। आखिर वह भी तो अपने झूठ और खेल के बीच मुस्कान से सच्चा प्यार कर बैठा था। वह उसे कैसे दर्द दे सकता था? उनका प्रेम उन्हें कहाँ ले जाएगा, यह सब समय को ही तय करना था। और फिर एक कमाल हुआ। ठीक 3 हफ्ते बाद आलेख जी वापस लौटे और उनके साथ जिस इंसान को देखकर सविता जी से लेकर अजय तक सब हैरान रह गए, वह कोई और नहीं बल्कि राजीव थे। अजय और मिहिर के पिता, सविता जी के भाई। बाबा, भैया। अजय के होठों से जैसे खुद ब खुद निकला। सविता जी उन्हें देखते ही आगे बढ़ी और उनके गले से लग गईं, मगर राजीव ने कोई गर्मजोशी नहीं दिखाई, क्योंकि जो कुछ भी आलेख जी ने उन्हें बताया था उसके बाद उनके दिल में सिर्फ गुस्सा ही बचा था। आप जिंदा हैं? सविता जी खुशी से रो पड़ी। उनकी हालत ऐसी थी कि आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह भाई से अलग हुई तो उनकी नज़र अपने बड़े बेटे अजय पर पड़ी, जो अब तक हैरानी से जड़ खड़ा था। अजय आगे बढ़ा, अपने पिता को छूना चाहा, लेकिन राजीव ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। जिस इंसान ने हमें सहारा दिया उसी के घर में चोरी करवाने की कोशिश की तुमने। उनके शब्दों ने अजय और सविता दोनों को पत्थर सा कर दिया। फिर सारी सच्चाई खुलनी शुरू हुई।
कार हादसे में राजीव की पत्नी की मौत हो गई थी, लेकिन राजीव जी बच गए थे। उनकी हालत बहुत खराब थी। दरअसल गाड़ी एक खाई में गिरी थी। डेड बॉडी मिली नहीं थी। सविता जी शहर छोड़ चुकी थी और बच्चों को लेकर गायब हो गई थी। और आलेख जी को जब राजीव जी के बारे में पता चला तो राजीव जी कोमा में जा चुके थे और राजीव जी के सही इलाज के लिए उन्हें दुबई ले जाया गया, जहां इतने सालों से उसका इलाज चल रहा था। 2 महीने पहले उन्हें होश आया था। वह बेहद कमजोर थे, बैठना उठना भी मुश्किल था। धीरे धीरे वह जिंदगी में लौट रहे थे और सबसे पहले अपने बेटे से मिलना चाहते थे। लेकिन आते ही आलेख जी ने जो दर्दनाक बात उन्हें बताई, उसके बाद उन्होंने एक पल भी देर नहीं की और उसी हालत में उठकर उनके साथ वापस भारत आ गए। कुछ देर कमरे में बिल्कुल खामोशी छाई रही। फिर आलेख जी की आवाज़ गूंजी, तुमने कहा था कि अगर मैं तुम्हारे माँ बाप को लौटा दूं तो तुम मुझे मेरी बेटी लौटा दोगे। तुम्हारी माँ अब नहीं रही, काश वो बच जाती, लेकिन तुम्हारे पिता तुम्हारे सामने हैं। अब अपना कहा पूरा करो। आलेख जी की बातें सुनकर अजय का दिल एकदम सिमट गया। क्या वह अब पीछे हट सकता था? नहीं, अब उसे अपनी गलती का सामना करना ही था। यही उसकी सजा थी। वह बाप के सामने नजरें नहीं उठा पा रहा था। तभी सीढ़ियों से तेज कदमों की आवाज आई। महक रोती हुई नीचे उतर रही थी। आलेख जी ने उसे देखते ही बाहें फैला दी और वह दौड़कर उनसे लिपट गई। अजय ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। आलेख जी महक के सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, बस मेरा बच्चा, डैड आ गए हैं ना, अब सब ठीक हो जाएगा। वह महक को गले से लगा लेते हैं। मैंने तुम्हें तुम्हारा बाप वापस लौटा दिया है। बहुत जल्दी तुम्हें तलाक का कागज मिल जाएगा। मेरी बेटी को आज़ाद कर देना। आपको मुझसे इस तरह की उम्मीद है? अजय की आवाज़ कड़वी थी। अचानक चटाक, राजीव का हाथ उठा और अजय के गाल पर तेज थप्पड़ पड़ा। अजय ने जब से वह थप्पड़ खाया, उसने अपनी आंखें सख्ती से बंद कर लीं और होठों से एक शब्द भी नहीं निकाला। राजीव गुस्से में बोले, खबरदार, अगर अब जिंदगी में कोई गलत काम किया तो मैं कभी माफ नहीं करूंगा। राजीव जी की बात पर अजय ने एक पल को महक की तरफ देखा, जो उसे ही देख रही थी। उसके गाल पर पड़े थप्पड़ का निशान देखकर महक एकदम ठिठक गई और अगले ही पल घबराकर आलेख जी के सीने में छुप गई। आलेख जी अपनी बेटी को लेकर जा चुके थे और पीछे अजय के लिए सिर्फ पछतावा छोड़ गए थे। राजीव जी ने कहा, आलेख मेरे एक्सीडेंट का जिम्मेदार नहीं है। उसकी गाड़ी से एक्सीडेंट जरूर हुआ था, पर उसकी गाड़ी उस दिन चोरी हो गई थी और जिसने चुराई थी उससे ये एक्सीडेंट हुआ था। पुलिस ने आलेख को इसलिए नहीं गिरफ्तार किया था क्योंकि आलेख ने पहले ही गाड़ी चोरी की कंप्लेंट कर रखी थी और सीसीटीवी में उसकी गाड़ी चोरी होते साफ दिख रही थी। सविता ने तो अपनी रंजिश में मेरे मन में भी मेरे दोस्त के लिए बैर घोल दिया था और तुम लोगों के भी। अजय उनके सामने घुटनों के बल बैठा था और सविता जी भी वहीं खड़ी खुद को गुनहगार समझ रही थी। राजीव जी की आवाज़ टूटी लेकिन सख्त थी, तुम दोनों ने मुझे आलेख की नज़रों में गिरा दिया। वह मेरा सबसे करीबी दोस्त, जिस इंसान ने मुझे बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया और मेरे बेटे ने उसकी बेटी के साथ कैसा व्यवहार किया। राजीव जी ने सिर झुका लिया। मैंने गुस्से में उसका जीना हराम कर दिया था। कितना गलत इंसान था मैं, मुझे खुद पर शर्म आती है। फिर उन्होंने अजय की तरफ देखा, लेकिन जब तुम्हें देखता हूँ ना तो लगता है जैसे मेरा पुराना गुस्सा, मेरा अहंकार, मेरी गलतियाँ सब वापस मेरे सामने खड़ी हैं। तुम बिल्कुल मेरी तरह हो, पर देख लो तुम्हारे बाप के पास आज कुछ नहीं है, केवल पछतावे के। इससे पहले कि कल तुम्हारे पास भी सिर्फ पछतावा ही बचे, अपनी जिंदगी से यह जहर, यह नफरतें निकाल फेंको। उस बच्ची महक को आज़ाद कर दो, उसके रास्ते से हट जाओ, वही होगा तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी भलाई। अजय की आंखों से आंसू बह निकले। वह झुककर राजीव के हाथों पर सर रखता है और उन्हें गले से लगाकर बोला, बाबा, अजय अपनी जान भी दे देगा पर आपकी बात नहीं टालेगा। लेकिन अजय मर तो सकता है पर अपनी पत्नी को नहीं छोड़ सकता। वो अब सिर्फ मेरी है और मेरी ही रहेगी उम्र भर। वह अपना फैसला सुनाकर उठ खड़ा हुआ। आप आराम करें, बाद में बात होगी। वह लंबे लंबे कदम बढ़ाता उनके कमरे से निकल गया। अब सविता जी ही उनके पास रह गईं।
एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से तुमने सब उजाड़ दिया। सविता, वे बिस्तर की टेक से टिकते हुए बोले। तभी मिहिर कमरे में दाखिल हुआ और तुरंत उनके गले से लग गया। वह रो पड़ा। शुक्र है आप ठीक हैं पापा। वह उनके पास बैठ गया। सविता जी उन्हें दवा देने लगी। अब कहने को कुछ बचा ही नहीं था। अपनी जिद और अहंकार में उन्होंने सब कुछ बर्बाद कर दिया था, खुद को भी और बच्चों को भी। खामोशी से उठकर अपने कमरे की तरफ चली गईं। शायद अब सारी जिंदगी सिर्फ पछतावा ही था। हमेशा उस आदमी से प्यार का दावा किया, लेकिन प्यार तो दूर, इंसानियत भी ठीक से नहीं निभा पाई। सच जाने बिना आलेख जी को गुनहगार मान लिया। आलेख जी ने महक और मुस्कान दोनों को आज सारी सच्चाई बता दी थी। महक तो घर आने के बाद से एक पल भी अपने पिता से अलग नहीं हो रही थी, जबकि मुस्कान बार बार उसका सर सहला रही थी, उसके हाथ थाम रही थी। शुक्र है कि आप ठीक हैं। महक बेटा आराम करो, थोड़ी देर बाद बात करते हैं। पापा एक बात कहनी थी। महक ने उनकी कलाई पकड़ ली। आंटी को माफ़ कर दीजिए। वह सविता के लिए आंटी शब्द इस्तेमाल कर रही थी। आलेख के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। वह उठकर खड़े हुए। अब नफरत नहीं चाहिए। और महक ने अगली बात रखी और वह इस बार कुछ पल के लिए चुप हो गए। यह नफरत उनकी मर्जी है महक। मैंने पहले कभी उनसे नफरत नहीं की और कभी करूँगा भी नहीं। मैं भले ही उससे प्यार ना करता हूँ, पर उसकी फीलिंग की कदर जरूर करता था। उससे मिलकर उसका दिल दुखाने के लिए माफ़ी मांगना चाहता था, पर वो गायब हो गई और कई सालों बाद मिली, वो भी इस तरह और ज़्यादा नफरत के साथ। आलेख ने धीमे से अपनी बेटी के सामने दिल का हाल कहकर जैसे खुद को हल्का कर लिया। हमारे पापा दुनिया के बेस्ट पापा हैं। मुस्कान उनसे लिपट गई और वह उसे प्यार से सहलाते हुए मुस्कुरा दिए। कुछ दिन बाद तेज रफ्तार से गाड़ी चलाता हुआ अजय सीधा आलेख मेंशन पहुंचा, जहां उस समय तनाव का माहौल था। वह बिना रुके अंदर घुसा। उसके अंदर आने तक किसी ने भी उसे रोका नहीं, कोई रुकावट नहीं आई थी, जैसे उसके लिए सारे रास्ते पहले से ही साफ कर दिए गए हों। वह सीधे महक के कमरे में दाखिल हुआ, जो अभी अभी शावर लेकर निकली थी। कल से उसकी तबीयत बहुत खराब थी। चक्कर और उल्टी ने उसकी बची हुई हिम्मत भी तोड़ दी थी। शावर लेकर वह थोड़ी फ्रेश हुई थी, लेकिन कमरे में मौजूद अजय को देखकर एकदम ठिठक गई। कितने दिनों बाद उसने उसे देखा था, शायद एक हफ्ते बाद। आप महक के माथे पर सिकन पड़ गई। तुम्हें हिम्मत कैसे हुई मुझे तलाक का नोटिस भेजने की? अजय, जो उसे इतने दिनों बाद देखकर अपने दिल को रुकता हुआ महसूस कर रहा था, अगले ही पल हाथ में पकड़ा लिफाफा उसके सामने पटक कर उसके पास आ गया। नोटिस? महक हैरान रह गई, क्योंकि उसने तो अपने पापा आलेख जी से साफ कह दिया था कि उसे अजय से अलग नहीं होना, लेकिन उसके साथ रहना भी नहीं चाहती। और यही वजह थी कि आलेख जी ने एक चाल चली ताकि अजय खुद महक तक आए और उससे बात करे। अगर दोनों अपनी मर्जी से रिश्ता निभाना चाहते हैं तो वे महक को विदा करने को तैयार थे, लेकिन सिर्फ अजय के नाम पर सारी उम्र उसे रोके रखना भी उन्हें मंजूर नहीं था। इतनी मासूम मत बनो। मेरे जज्बात से खेलने की इजाज़त किसने दी तुम्हें? अजय ने उसके दोनों बाजू पकड़कर कहा। क्या कर रहे हैं? छोड़िए, दर्द हो रहा है। महक माथे पर बल डालकर बोली। और जो दर्द मेरे दिल में है उसका क्या? उसका दबा हुआ गुस्सा आखिर बाहर आ गया। महक, आप बेहद खुदगर्ज इंसान हैं। आपको सिर्फ खुद से मतलब है। आपकी दुनिया बस आप तक ही खत्म होती है। छोड़िए मुझे और मेरे कमरे से निकल जाइए। वह अपना हाथ छुड़ाकर आगे बढ़ी ही थी कि चक्कर आने पर वापस लड़खड़ाकर अजय के गले से जा लगी। क्या हो गया अभी? तुम ठीक हो? अजय एकदम घबरा गया और उसे पकड़कर बिस्तर पर बैठाया। पानी का गिलास उसके होठों से लगाते हुए वह बस उसका चेहरा देखता जा रहा था, जो पूरी तरह उतरा हुआ था। तुम बिल्कुल ठीक नहीं लग रही महक। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। वह अपने दिल के हाथों मजबूर होकर बोल पड़ा। आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, महक सपाट आवाज में बोली और उससे हाथ छुड़ा लिया।
तुम ऐसे नहीं मानोगी। अजय ने उसे उठा लिया। अजय, क्या कर रहे हैं आप? नीचे उतारिए मुझे, मैं ठीक हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना। इस बार उसकी आवाज़ में घबराहट थी। अपना चेहरा देखा है तुमने? और अपनी हालत? बिल्कुल नहीं लगता कि यह वही लड़की है जो पहले थी। वह बात करते करते अचानक रुक गया। महक का दिल जोर से धड़का। यह सब आपकी वजह से है मिस्टर अजय। वह दांत भींचते हुए बोली। मतलब मैं प्रेग्नेंट हूँ। वह बहुत धीमी, लगभग डरती आवाज में बोली, जैसे गलती उसी की हो। कुछ पल तक अजय जैसे कुछ बोल ही नहीं पाया। वह बाप बनने वाला था, उसे यकीन ही नहीं हो रहा था, जबकि वह खुद को कभी इस लायक नहीं समझता था। उसने बड़ी सावधानी से उसे बिस्तर पर लिटाया, उसका सिर तकिए पर ठीक किया और खुद भी उसके बेहद करीब बैठ गया। महक की तो जैसे सांस ही थम गई। मुझे पहले क्यों नहीं बताया? उसने उसके ऊपर कंबल ठीक करते हुए पूछा। वह इस वक्त बिल्कुल अलग इंसान लग रहा था। गुस्सा, अहंकार, जिद कुछ भी नहीं। मैं बहुत गुस्से में आया था यहाँ। उस तलाक वाले नोटिस ने मेरा दिमाग खराब कर दिया था। मैंने सबको कह दिया था कि मरते दम तक तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, लेकिन यह नोटिस मैंने नहीं भेजा। महक तुरंत बोली। अजय उलझ गया। मुझे नहीं पता किसने भेजा। महक दूसरी तरफ करवट लेकर उसकी तरफ पीठ करके लेट गई। यह मेरा बच्चा है, मेरी जान से भी बढ़कर। अजय की आवाज में वह पागलपन भरा अपनापन था। मानता हूँ कि मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, लेकिन तुम चाहो तो मुझे बदल सकती हो अपनी मोहब्बत से। आई लव यू महक, सच में, दिल से। वह अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा था। मैं बहुत छोटा था जब मेरे माता पिता की मौत की खबर आई। ना समझ था। बुआ ने जिंदगी भर मेरे दिमाग में आलेख जी के खिलाफ सिर्फ नफरत ही भरी। पापा भी कितने सालों तक गायब रहे। मुझे यही लगता था कि तुम्हारे पापा ने मेरे मम्मी पापा को मारा है, इसीलिए मैं उन्हें अपना दुश्मन समझता था। और इस नफरत की आग में मैं इतना अंधा हो गया था कि मेरे अंदर की इंसानियत भी दब चुकी थी। मिहिर मुझसे छोटा है, लेकिन उसने अपने अंदर की इंसानियत को मरने नहीं दिया। लेकिन मैं बदले की आग में पूरी तरह पागल हो गया था। क्या सही है, क्या गलत है, यह भूल गया था। गलती किसकी है और बदला किससे ले रहा हूँ, यह भी सोच नहीं रहा था। लेकिन अब सारा सच मेरे सामने आ चुका है। मेरे पापा जिंदा हैं, मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इन सब में आलेख अंकल का कोई भी कसूर नहीं है। बुआ ने आधी अधूरी जानकारी हासिल करके मिहिर और मेरे मन में उनके खिलाफ नफरत भर दी। मेरी जिंदगी ने मुझे एक बहुत बड़ा सबक दिया है कि किसी की भी बातों पर अंधा विश्वास नहीं करना है और नफरत की वजह से अपने अंदर की इंसानियत को मरने नहीं देना है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी जिंदगी में आओ और एक बार फिर से मेरे अंदर की इंसानियत दोबारा से वापस आ सके। मैं एक अच्छा इंसान बनकर जिंदगी बिताना चाहता हूँ, सुकून भरी, शांति भरी। मैं अपने किए के लिए बस तुमसे माफ़ी मांग सकता हूँ। मैंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, गुस्सा किया, परेशान किया। उन सब चीज़ों के लिए मैं तहे दिल से शर्मिंदा हूँ। तुम चाहो तो उसकी मुझे सजा दे सकती हो, मुझे मार सकती हो, मुझे परेशान कर सकती हो, लेकिन मुझे तलाक मत दो। मैं अब तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता। मैं यही कहने तुमसे आया था, लेकिन यहाँ आकर मुझे पता चला कि मैं बाप भी बनने वाला हूँ और मुझे अब एहसास हो रहा है कि आखिर आलेख अंकल के दिल पर क्या बीती होगी। मैं उनसे भी अपने किए की माफ़ी मांग लूँगा। मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ, बस हालातों ने मुझे बुरा बना दिया था। तुम मुझे मौका दोगी तो मैं अच्छा बनकर दिखाऊंगा, बिल्कुल वैसा ही बनने की कोशिश करूंगा जैसा तुम चाहती हो। वरना थोड़ी बहुत कमियां तो सभी में होती हैं, हम मिलकर एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन अब मैं तुम पर उतना गुस्सा कभी नहीं करूंगा और तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार भी नहीं करूंगा। तुम्हें इज्जत, प्यार और केयर के साथ रखूंगा। यकीन मानो, तुम्हें जब वह दिन याद आएंगे तो तुम यही सोचोगी कि क्या मैं वही अजय हूँ जो पहले था। अजय महक के सामने अपने दोनों हाथ जोड़ देता है और उसकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं, जिनमें साफ साफ नजर आ रहा था कि वह अपनी गलती को स्वीकार कर चुका है और जो नफरत उसके मन में इतने दिनों से बसाई गई थी वह आंसुओं में बह चुकी है। और महक अब और ज़्यादा नफरतों को पालना नहीं चाहती थी। वह फैसला करती है कि वह अजय को एक
मौका देकर जरूर देखेगी, क्योंकि इस दुनिया में रिश्ते को निभाने वाले लोग बहुत कम होते हैं और वह रिश्ते को निभाने आया था, अपनी जिम्मेदारी उठाने आया था। समय के साथ साथ महक भी अजय को थोड़ा पसंद करने लगी थी और आज जो अजय उसके सामने बैठा था उससे तो उसे मोहब्बत ही हो गई थी। अजय आलेख जी से भी माफ़ी मांगता है, उनके पैर छूता है और उनके पैरों के पास बैठ जाता है और कहता है कि आप अपनी बेटी महक को मुझसे अलग मत कीजिए, आप मुझे एक मौका देकर देखिए, मैं आपके लिए सबसे बेहतर दामाद साबित होऊंगा। आलेख जी तो वैसे ही राजीव जी के परिवार से नफरत नहीं करते थे। उन्होंने कहा कि अगर महक तुम्हें माफ़ कर देगी तो मैं भी माफ़ कर दूंगा। आलेख जी ने महक की तरफ देखा। महक ने धीमी आवाज में कहा कि पापा, मैं एक मौका देकर देखना चाहती हूँ। रिश्ते को जोड़ने में वक्त लगता है, तोड़ने में नहीं। अगर इन्होंने खुद के गुस्से को नहीं संभाला या फिर से कोई बुरा व्यवहार किया तो तलाक तो आगे भी लिया जा सकता है। आलेख जी को अपनी बेटी की समझदारी भरी बातों पर गर्व हुआ। कुछ दिनों के अंदर ही एक तरफ महक की विदाई हो रही थी तो दूसरी तरफ मुस्कान की शादी ने भी माहौल को और खूबसूरत बना दिया। मुस्कान और मिहिर ने अपनी अपनी पसंद का खुलकर इजहार किया और सबके सामने अपना रिश्ता पक्का कर लिया। घर वालों ने भी पूरे दिल से उनका रिश्ता स्वीकार किया। अजय तो महक का हाथ एक पल को छोड़ नहीं रहा था। उसका बस चलता तो वह उसके आगे पूरा बिछ जाता और यह सब सिर्फ राजीव के कारण मुमकिन हो पाया था। और फिर जैसे एक कमाल हुआ, राजीव ने अपनी बहन सविता जी को खुद जाकर आलेख जी के सामने खड़ा कर दिया। सविता जी जो पिछले कई दिनों से सबसे अलग थलग थी, ना किसी से मिल रही थी, ना बात कर रही थी, अपने ही अपराध बोध में डूबी हुई थी। राजीव ही उन्हें हाथ पकड़कर सबके सामने लाए और सीधे आलेख के सामने खड़ा कर दिया। सविता जी ने आलेख जी के सामने हाथ जोड़ दिए और बोली कि मैं अपनी जिद में अंधी हो चुकी थी। मैंने अपनी नफरत की वजह से कई लोगों की जिंदगी खराब कर दी। मैं माफ़ी के लायक तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी तुम सभी लोग अगर मुझे माफ़ कर दोगे तो बड़ा एहसान होगा। प्यार करना तो मैंने सीखा, लेकिन प्यार को कैसे निभाया जाता है यह मैंने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। बस प्यार को हासिल करना चाहा और जब नहीं मिला तो बदले की आग में सब कुछ बर्बाद कर दिया। गलत फहमियों को अपने अंदर पाल लिया और वही नफरत अजय और मिहिर के मन में भी भर दी। आलेख जी कहते हैं कि सविता, मैंने तो तुमसे कभी नफरत नहीं की, बल्कि मैं तो तुम्हें मिलकर तुमसे माफ़ी मांगना चाहता था। इसीलिए तो मैंने ढूंढने की कोशिश भी की, क्योंकि मुझे इस बात का काफ़ी गिल्ट था कि मेरी वजह से तुम्हारा दिल दुखा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम अपनी जिद में इतना सब कुछ कर बैठोगी। आलेख जी बोले कि लेकिन अगर किसी को अपनी गलती का एहसास हो जाए और वो दिल से माफ़ी मांग ले तो उसे माफ़ कर देना चाहिए, और हम सभी तुम्हें पूरे दिल से माफ़ करते हैं और इस नफ़रत के चैप्टर को यहीं ख़त्म करते हैं। महक अभी भी अजय का हाथ पकड़े खड़ी थी और यही सब देख रही थी। सविता जी खुद आगे बढ़कर उसे गले से लगा गई तो महक के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान तैर गई। अरे एक मिनट, कहाँ जा रहे हो? सौर्य को भूल गए क्या? किसी ने हंसते हुए कहा तो जवाब आया, हाँ, उसका भी हिसाब हो गया। वह ज़्यादा देर तक आलेख जी से कुछ छुपा नहीं पाया। उसका पूरा घमंड, उसका सब नकाब उतर गया। जो उसने गलत तरीके से कमाया था वह सब आलेख जी ने छीनकर उसे दोबारा सड़क पर ला दिया। चंद दिन की अमीरी यूं खत्म हो गई। नफरत कई बार कई जिंदगियों को बर्बाद कर देती है। किसी भी आधी अधूरी बात पर अंधा विश्वास ना करें। सविता जी के कर्मों का और सविता जी के दिल में पल रही नफरतों का ही ये अंजाम था कि वह अपनी जिंदगी में अकेली रह गईं। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। इसमें दिखाई गई सभी घटनाएं और दृश्य केवल कहानी को दर्शाने के लिए हैं। इनका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई भी कनेक्शन नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन प्रदान करना और सामाजिक शिक्षा देना है। हम किसी भी तरीके की हिंसा का सपोर्ट नहीं करते हैं। ऐसी और भी रोमांचक कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।